हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास नंबर 5 वेलकम है आपका। आज हम लोग क्लास नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। बहुत लंबे समय से हिंदी की क्लासेस रिज्यूम नहीं हुई थी, तो वही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान है इसका, हिंदी और साथ में रीजनिंग का। ठीक है, अगर इन दोनों में हम अच्छा स्कोर करते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। उसी को लेकर के मैंने जो हिंदी की क्लासेस है फिर मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। तो पूरा सिलेबस, पूरा कंसेप्ट मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर के आप रिमेनिंग 4 क्लासेस देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी अगर अपडेट होगी, कोई भी क्लास होगी तो उस विषय पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आपका कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और उससे संबंधित, यहाँ से संबंधित कोई भी पीडीएफ है, क्लास की पीडीएफ वगैरह है, तो वो सब आप लोगों को कहाँ मिल जाती है, वहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। क्लास नंबर 5 है, महत्वपूर्ण क्लास है और ये वो एरिया है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। देखिए, ये रेड पेन से लिखा हुआ है, तो आप लोग इससे ज़रा टेंशन मत लेना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रमुख बोलियाँ, और यहीं से स्टार्ट करेंगे और मैं यहाँ से इसे आगे लेकर के चलूँगा। चलिए उत्तराखंड की प्रमुख बोलियों की बात करते हैं। देखिए, अभी हिंदी में एक सवाल आया था कि गिरिरासन ने उत्तराखंड की बोलियों को कितने हिस्सों में बांटा है। तो 3 हिस्सों में बांटा था गिरिरासन ने भी। ठीक है, तो वही उसके विषय पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना बात को। देखो, गिरिरासन, जॉर्ज गिरिरासन नाम के व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया था कि भारत का भाषाई आधार पर एक सर्वेक्षण किया था, यानी कि इन्होंने एक सर्वे किया भारत का भाषाई आधार पर, और उस सर्वेक्षण में इन्होंने क्या क्या पाया उसको पूरी किताब में इन्होंने लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस किताब का नाम था भारत में भाषा सर्वेक्षण। ठीक है, अब कई बार आप लोगों से सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या भारत में भाषा सर्वेक्षण बुक किसकी है या ये किताब किसने लिखी है, तो उनका नाम या वाइस वर्सा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भारत में जो भाषा सर्वेक्षण है इसमें इन्होंने 2 हिस्से करे। इसमें एक तो हिस्सा करा कुमाऊनी और एक हिस्सा करा गढ़वाली। ठीक है, और कुमाऊनी को 13 उपबोलियों में बांट दिया इन्होंने और गढ़वाली को 8 उपबोलियों में बांट दिया। सवाल यहाँ से बनाया जा सकता है कि जॉर्ज गिरिरासन के द्वारा कुमाऊनी को कितनी उपबोलियों में बांटा गया था, 13, और गढ़वाली को 8 उपबोलियों में बांटा गया था। ठीक है, लेकिन हम विशेष रूप से बात करेंगे किसकी, त्रिलोचन पांडे साहब की, और इन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि नहीं, कुमाऊनी को आपको 12 भागों में बांटना पड़ेगा, यानी 12 उपबोलियों में बांटना पड़ेगा। वहीं गढ़वाली को आपको 8 उपबोलियों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और गिरिरासन ने ही उत्तराखंड की बोलियों को मध्य पहाड़ी भाषा कहा था। ठीक है, ध्यान रखना। कभी अगर सवाल पूछ लिया जाए कि किसने उत्तराखंड की बोलियों को क्या बोला, पहाड़ी बोलियों को मध्य पहाड़ी भाषा बोला, तो ये बोलने वाले भी कौन थे, गिरिरासन थे। और इससे सवाल अभी पेपर में आया था, शायद पटवारी लीग पेपर जो था उसी में यहाँ से सवाल था। ठीक है, मैं सवाल दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखो, जो पहाड़ी हिंदी है बच्चे, पहाड़ी हिंदी के 3 हिस्से हैं। एक तो आपकी पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी में यानी हमारा जो पूर्वी हिस्सा है नेपाली है, नेपाली पूर्वी पहाड़ी का हिस्सा है। हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि नेपाली हमें पढ़नी नहीं है। इसकी लिपि भी क्या है, जौनसारी है। फिर आती है आपकी पश्चिमी पहाड़ी, बिल्कुल लास्ट में। तो पश्चिमी पहाड़ी में हिमाचली है, इससे भी हमें मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारा जौनसारी है वो भी आपको पता है कि जौनसारी बेसिकली जो देहरादून वाला एरिया है, और ये एरिया पूरा हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। तो यहाँ ये एरिया है, तो यानी पहाड़ी हिंदी में भी जो जौनसारी वो किसका हिस्सा है, वो पश्चिमी पहाड़ी का हिस्सा है। और वही हमारी जो गढ़वाली और कुमाऊनी है वो किसका हिस्सा है, वो हमारी मध्य पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, आई थिंक आपको बात क्लियर हुई होगी। साथ ही साथ देखो, मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया पेपर में। हालांकि एक बार सवाल पूछा गया था कि मैं बताता हूँ आपको। नोट क्या है कि कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसारी जो हमारी बोलियां हैं ये किस लिपि में लिखी जाती है भाइयों, तो ये देवनागरी लिपि के अंदर ही लिखी जाती है। ठीक है, पेपर में सवाल जौनसारी से पूछा गया कि जौनसारी की लिपि एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, जो हमने बता दी थी देवनागरी लिपि है। ठीक है, उत्तराखंड में खड़ी बोली के जो प्रारंभिक रचनाकार हैं वो आप किसको मानते हैं, वो गुमानी पंत साहब को माना जाता है। तो ये भी आप नोट करके ध्यान रखना कि उत्तराखंड में जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के प्रारंभिक रचनाकार किसको माना जाता है, गुमानी पंत जी को माना जाता है। ठीक है, तो मोटी मोटी बात आज हमने बात करी कि जॉर्ज गिरिरासन ने क्या किया, इसकी किताब का नाम क्या है, कितने हिस्सों में बोलियों को बांटा, साथ साथ पहाड़ी हिंदी क्या है, और पहाड़ी हिंदी में जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली किस किस हिंदी का हिस्सा है। बाकी ये सब कुछ बातें हमने बेसिक बातें यहाँ पे करी। आगे बढ़ते हैं और आगे में आज हम स्टार्ट करते हैं कुमाऊनी बोली। देखिए, हम इसे 2-3 सेगमेंट में पढ़ेंगे। आज हम कुमाऊनी बोली करेंगे। कुमाऊनी बोली क्या है, इनके उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। इसके बाद कल मैं इसका कुमाऊनी बोली का साहित्य पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगली क्लास जो हमारी होगी कुमाऊनी बोली साहित्य होगी। फिर
इस उससे अगली क्लास हमारी होगी गढ़वाली बोली, और ऐसे ही उससे अगली क्लास होगी हमारी गढ़वाली साहित्य। ठीक हो गई बात। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जौनसारी। तो जौनसारी की तो एक ही क्लास आएगी, बाकी कुमाऊनी गढ़वाली की आपकी दो क्लासेस आएंगी। ठीक है, बहुत आराम से क्लास को समझना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखो, जहाँ भी अगर आपको लगे कि यहाँ मुझे डार्क नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ तो आप उसे अपनी कॉपी में वैसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, डरने वाला कोई विषय है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि ये ना ये लाल पेन से लिखे हैं, और लाल पेन पता नहीं क्यों ये जब हम पीडीएफ क्रिएट करते हैं तो पीडीएफ क्रिएट करने में इतना चमक करके नहीं आता। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक, चलो आज इसमें करते हैं, तो इसका कलर चेंज करते हैं पेन का आज थोड़ा सा। क्या करें, ग्रीन तो नहीं करते यार, आज हम ब्लू करते हैं। चलो आओ। तो कुमाऊनी क्षेत्र में उत्तरी और जो दक्षिणी सीमांत रेखा है उसको छोड़कर शेष भूभाग में कुमाऊनी बोली जाती है। ठीक है, यानी कुमाऊनी को अगर आप कहोगे तो उत्तरी और दक्षिणी सीमांत रेखाओं को छोड़कर, यानी ऊपर और नीचे। मान लो कि अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ये हमारा कुमाऊँ है, तो उत्तरी यानी कि ये, और दक्षिणी यानी ये, इन एरियो को छोड़ करके बाकी सब एरियो में क्या बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है। ठीक है, हमने कहा कुमाऊनी लिपि क्या है कुमाऊनी बोली की, तो वो है आपकी देवनागरी लिपि है, और इसका जो विकास हुआ है बच्चों वो सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। आप इसे ही मान के चलेंगे, और हमारा जवाब अगर कभी पेपर में सवाल आता है कि कुमाऊनी बोली का विकास किससे हुआ है, तो आप हमेशा कहोगे सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, लेकिन इस विषय पर भी यहाँ पर दो मत हैं। मैं दो मत कौन कौन से हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखना कि दो मत कौन कौन से हैं। देखो, इस कुमाऊनी बोली के विकास के विद्वानों के दो मत हैं। पहला मत ये है कि कुमाऊनी का जो विकास हुआ है वो दरद, खस या पैसाची और प्राकृत इनसे हुआ है। एक विचार देने वाले ये है, और इसका जो समर्थन करने वाले वो जॉर्ज गियर्सन है। ठीक है, देखो स्टेटमेंट बना करके सवाल दिया जा सकता है कि जॉर्ज गियर्सन ने कुमाऊनी का विकास दरद, खस या पैसाची से माना है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इस तरीके से आपने देखा सवाल बन सकते हैं। स्टेटमेंट 1 बना सकते हैं, स्टेटमेंट 2 बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो इसके समर्थन में सुनीति कुमार चटर्जी जी हैं, डी शर्मा है, और डी शर्मा एक हालांकि बहुत बड़ा नाम है, जॉर्ज गियर्सन बहुत बड़ा नाम है। तो इनका ये कहना था कि जो कुमाऊनी बोली है उसका जो विकास हुआ है वो दरद, खस, पैसाची और प्राकृत से हुआ है। ठीक है, और डी शर्मा को हिंदी बोलियों के विशेषज्ञ के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो हिंदी जो हिंदी कह रहा हूँ, हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ किसको माना जाता है? डी शर्मा को माना जाता है। ये सवाल एक बार सीधा एग्जाम में पूछा गया था। ठीक हो गई बात। तो एग्जाम से रिलेटेड जो सवाल होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ, ताकि आप उसे वहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया करो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये सवाल एग्जाम में आया था, तो उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया करो वहीं पे। ठीक है, चलो दूसरा जो मत है वो ये है कि कुमाऊनी का विकास सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। ये मत ज़्यादा सटीक है और अधिकतर लोग इसके साथ गए हैं। पेपर में भी एक बार सवाल आया था और उसमें सही जवाब क्या था बच्चों? सोर्स यानी अपभ्रंश ही सही जवाब उसमें माना गया था। इसके समर्थन में बद्रीदत्त पांडे जी थे, नारायण दत्त पॉलीवाल जी थे, उदय नारायण तिवारी थे, और साथ में धीरेन्द्र वर्मा थे। ठीक है, ये सब लोग किस पक्ष में थे कि कुमाऊनी का विकास किससे हुआ है? वो सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, देखो नोट करके यहाँ 2-3 बातें मैंने बताई हैं। क्या क्या बातें ध्यान से देखना कि कुमाऊनी बोली का जो सबसे ज़्यादा निकटता किसके पास है? वो सोर्स यानी अपभ्रंश से। ठीक है, यानी कि इसीलिए हम कहते हैं कि कुमाऊनी का विकास किससे हुआ है? सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपने बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा कुमाऊनी प्रभावित है किससे? खड़ी बोली से प्रभावित है। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी का हिस्सा है, ध्यान रखना। गढ़वाली और कुमाऊनी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो राजस्थानी हिंदी का देखने को मिला है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है कि राजस्थानी हिंदी का प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, अवधी बोली का प्रभाव भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम भाषा वैज्ञानिक जो त्रिलोचन पांडे जी हैं उनके अनुसार पढ़ेंगे, तो इन्होंने कुमाऊनी को 4 वर्गों में, यानी कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी 4 वर्गों और 12 उपबोलियों में बांटा था। ठीक है, तो अब वही 12 उपबोली, हालांकि मैं तो आपको 12 से ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन इनके द्वारा बांटी गई जो 12 उपबोलियां हैं उनको यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वहीं जॉर्ज गियर्सन के अनुसार यहाँ पर उपबोलियाँ कितनी थी? 13 वर्ग। तो उन्होंने भी कितने गए थे? 4 गए थे। ठीक है, चलिए समझते हैं बात को आगे। जैसे इसे पहले हटाते हैं। देखो, जैसे जो हमारा पहला वर्ग है वो है पूर्वी कुमाऊनी। पूर्वी यानी कि जब हम कुमाऊं का पूर्वी हिस्सा देखते हैं, यानी कि ये वाला पिथौरागढ़ वाला एरिया, इसे हटाते हैं। पिथौरागढ़ वाला एरिया है ना हमारा, ये कुछ इस तरीके से बना है, तो वो वाला एरिया हमारा क्या है? पूर्वी कुमाऊनी वाला एरिया, पिथौरागढ़ वाला एरिया। ठीक है, अगर आप कुमाऊं को जानते होंगे तो कुमाऊं का जो पूर्वी इलाका है उसे वो वाला इलाका। ठीक है, इसमें देखो कुमैया पहली कौन सी है? कुमैया। कुमैया यानी कि जो आपका काली कुमाऊं वाला क्षेत्र है,
यानी कि जो चंपावत वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो कुमैया बोली है वो बोली जाती है। देखो सवाल दो तरीके से बनता है यहाँ। पहला सवाल ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी कुमाऊनी का हिस्सा नहीं है, पश्चिमी कुमाऊनी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल जो यहाँ पे बनता है दोस्तों, वो ये बनता है मेरे भाइयों कि यहाँ पे ये क्या करते हैं कि एक तरफ तो ये देते हैं सारे कुमैया, सोरियाली, सिराली, अस्कोटी, और दूसरी तरफ देते हैं ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इन दोनों को कंबाइंड होकर के आपको पढ़ना पड़ता है। अधिकतर सवाल नंबर 2 वाला आ रहा है, यानी कि एक तरफ इनको दे दिया और इसके साथ साथ आपसे ये कहाँ कहाँ बोली जाती है ये पूछा जाता है। मैक्सिमम सवाल आजकल इस क्षेत्र में ये चल रहा है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सोरियाली, पिथौरागढ़ के सोर क्षेत्र में क्या बोली जाती है? सोरियाली। आसान है, सोर क्षेत्र जो सोरियाली। सिराली, तो पिथौरागढ़ का ही जो सिरा क्षेत्र है, यानी कि जो डीडी हाट वाला इलाका है, उसमें क्या बोली जाती है? सिराली बोली जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। अस्कोटी, पिथौरागढ़ के जो अस्कोट वाला क्षेत्र है वहाँ पे अस्कोटी, और ये बिल्कुल नेपाल से मिलता जुलता क्षेत्र है, इसलिए इस पर नेपाली भाषा का भी थोड़ा सा प्रभाव जो है वो अस्कोटी में भी दिखता है, ठीक है। तो देखो सवाल यहाँ बिल्कुल सीधा ध्यान रखना है कि सिराली, सोरियाली, कुमैया, अस्कोटी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, और ये पूर्वी कुमाऊं। देखो अगर आपको थोड़ा सा मैप का आइडिया है उत्तराखंड के, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी कि पिथौरागढ़ किस क्षेत्र में है, यहाँ सीरा क्षेत्र कहाँ पे है, अस्कोटी कहाँ है, इसके अलावा यह जो सोर क्षेत्र है, सोर घाटी कहाँ है, तो वो थोड़ा सा आइडिया आप रखिएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो दूसरा वर्ग हमारा है पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, ठीक है। यानी इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण कर लेना आप, खस पराजिया। खस पराजिया जो है वो बारामंडल और जो दानपुर के आसपास का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में खस पराजिया जो बोली है कुमाऊनी की वो बोली जाती है। बारामंडल अल्मोड़ा में, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यही जो खस पराजिया है इसको ही मानक कुमाऊनी माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके लिए कि अगर लिखित साहित्य की बात करें तो उस लिखित साहित्य में अगर आपको मानक कुमाऊनी चुननी हो, अब हमने कुमाऊनी की हमने 13 या 12 बोलियों की बात करी, इनमें जो मानक है वो मानक है खस पराजिया। ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। इसके बाद अगली है पछाई। तो अल्मोड़ा की जो दक्षिणी भाग है इसमें गढ़वाल सीमा तक क्या बोली जाती है? पछाई बोली जाती है। अल्मोड़ा के दक्षिणी भाग में, ठीक है, यानी आपका निचला हिस्सा अल्मोड़ा का, उसमें गढ़वाल सीमा तक पछाई। फालदा कोटी है, ये नैनीताल व अल्मोड़ा के कुछ क्षेत्रों में फालदा कोटी है। चौखरकिया है, चौखरका परगने में। अधिकतर देखो आपका जो पहला वर्ग था ना आपका पूर्वी कुमाऊनी, वहाँ से सवाल बहुत आता है पेपर में। खस पराजिया बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा पढ़नी सारी ही है, पढ़ा तो मैं सारी ही रहा हूँ, ठीक है। देखो इसके अलावा गंगोई, ये गंगोली हाट के आसपास है, बहुत आसान है। इसके बाद है दानपुरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है कि दानपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है। तो ठीक है, दानपुर जो है वो कुछ एरिया अल्मोड़ा में है, कुछ एरिया बागेश्वर में भी है दोस्तों के उत्तर में, यानी बागेश्वर के उत्तर में और जोहार पिथौरा घाटी के दक्षिण में, इस क्षेत्र में कुछ कुछ क्या बोली जाती है? दनपुरिया, या कहीं कहीं इसे दानपुरिया बोली बोलते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इस बोली में जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, अब देखिए यहाँ लोड नहीं लेना आपने कि महाप्राण क्या है, अल्प प्राण क्या है, ये सब कुछ हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अभी बस ये ध्यान रखना, महाप्राण का मतलब कि जब हम मुंह से बोलते हैं तो उसमें वायु का प्रवाह कम होता है, ठीक है। तो यहाँ महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं उनका उच्चारण का अभाव होता है, वो यहाँ देखने को नहीं मिलती किसमें? दनपुरिया बोली के अंदर, ठीक है। चलिएगा, देखिए वैसे तो मैं आपको यहाँ PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि आप अपने हाथ से अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है, वो सबसे बेहतर होता है। और आप भी देख रहे होंगे कि ये मेरे हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं, ठीक है, सब कुछ मेरे हाथ का बनाया हुआ है, एक एक चीज़ मेरे हाथ की लिखी हुई है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी अपने हाथ से बनाइएगा, आपको उसका लाभ मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद तीसरा वर्ग जो है बच्चों वो है उत्तरी कुमाऊनी वर्ग, ठीक है। अभी हमने कहा पूर्व, पश्चिम, अब उत्तर की बात करें, यानी ऊपर की तरफ उत्तरी भाग। यहाँ पे आपका जोहारी जो क्षेत्र है, जोहार घाटी, वहाँ पे आपकी उत्तरी कुमाऊनी वर्ग के अंदर आती है, यानी जोहार व कुमाऊं के उत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है आपकी कौन सी? जोहारी बोली। और इसके ऊपर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये तिब्बत के एकदम निकट है, और आपको पता है कि ऊपर वाला हिस्सा हमारा पिथौरागढ़ वाला हिस्सा तिब्बत के साथ लगता हुआ नजर भी आता है, ठीक है। चौथा वर्ग है बच्चों हमारा, वो है दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग इसके अंदर आपकी बोली जाती है रजभैसी। इंपॉर्टेंट है रजभैसी, ध्यान रखना है। रजभैसी यानी कि नैनीताल कुमाऊनी इसको बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है? नैनीताली कुमाऊनी, ठीक है। यह नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। नाम देखो पेपर में नैनीताली कुमाऊनी नहीं देगा, वो देगा रजभैसी। तो रजभैसी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद
कुमाऊं की कुछ अन्य बोलियां भी हैं, ये उसमें नहीं है जो इन्होंने वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण की जो 12 हैं, देखिए वर्गीकरण की जो 12 है, नंबर 12 आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें कुछ अन्य हैं जो ये भी आपको ध्यान रखनी है, अगर इनसे सवाल कभी बनता है तो आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। जैसे माझ कुमैया, माझ का मतलब बीच में, ठीक है। या कुमाऊनी और गढ़वाली का जो मिला जुला रूप है, पहली बात तो माझ कुमैया क्या है, कुमाऊनी गढ़वाली का संगम, कुमाऊनी गढ़वाली का मिला जुला रूप, ठीक है। और ये कुमाऊं और गढ़वाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है, ठीक होगी बात। कुमाऊनी और गढ़वाल यानी कुमाऊं और गढ़वाल का जो सीमावर्ती इलाका है, जहाँ सीमा मिलती है एक दूसरे की, वो यहाँ देखने को मिलती है। यदि आप उत्तराखंड पढ़ते हैं तो कृपया करके चलो मुझे बताना दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि कुमाऊं और गढ़वाल के कौन कौन से जिले हैं जो आपस में सीमा साझा करते हैं, ठीक है, जरूर बताना। दूसरा है गोरखाली। गोरखाली आपको पता है नेपाल इलाका है, उनके शासन को भी गोरखा शासन कहते थे, गोरख्याली कहते थे, ठीक है। तो ये नेपाल से जितने लगे हुए सीमांत क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आपकी क्या बोली जाती है, गोरखाली बोली बोली जाती है, ठीक है। एक है आपकी भावरी बोली, ये टनकपुर जो चंपावत वाला इलाका है, कांसीपुर वाला इलाका है, तो इन क्षेत्रों में आपको क्या बोली जाती है, भावरी बोली बोलते हैं इसे, ठीक है। टनकपुर, कांसीपुर, ये क्षेत्र वाला इलाका, ठीक। एक आपकी सोका, सोका आपको पता है कि पिथौरागढ़ के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है, सोका जनजाति वगैरह भी है, ठीक है। तो ये वहाँ पे बोली जाती है। और इसके अलावा एक लास्ट को लिख लो आप, रंग लबू, ठीक है, रंग लबू भी लिख लेना। पिथौरागढ़ के अंदर जो दारमा घाटी है, व्यास घाटी है, चौदास घाटी है, ठीक है। तो इन पट्टियों में जो बोली बोली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रंग लबू बोली बोलते हैं, ठीक है। तो ये रंग लबू। तो इसके अलावा मैंने 3, 4, 5 एक्स्ट्रा बता दी, 12 जो थी वो मैंने वो बता दी और मैंने इसकी बात कर दी, ठीक है। तो ये है कुमाऊनी बोलियाँ, जिसको आज हमने कवर कर दिया। इसके बाद इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाना, लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना और इसकी पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। अगली क्लास जो हमारी होगी यहाँ पे हम बात करेंगे जो कुमाऊनी साहित्य है, ठीक है। तो कुमाऊनी साहित्य में जो लिखी गई किताबें हैं, आपने देखा ना कि सवाल आते हैं कई बार, तो वो सारे सवाल कवर कर देंगे और इस साहित्य से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उन सबको कवर करने की अपन लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आई थिंक बात समझ में आई होगी। देखो नोट्स अपने हाथ से बनाना, पीडीएफ तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन नोट्स अगर अपने हाथ से बनेंगे तो सबसे बेहतर रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करिए और खूब पढ़ाई करिए।